मतदान से पहले चुनाव आयोग के साथ आप हम सभी तैयार हैं। पोलिंग बूथ पर मतदान में लगे कर्मचारी की तैनाती है। पूरी तरह से बूथ तैयार है। चुनाव आयोग से लेकर प्रशासन, पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद है और एक लक्ष्य भी सभी ने साधा है कि इस बार रिकॉर्ड मतदान करके राज्य में मिसाल कायम हो। हर किसी को मतदान के लिए जागरूक होकर शांतिपूर्वक वोट देना है। जनतंत्र में आपको हम मतदान से जुड़ी हर वो खबर बताएंगे जो एक मतदाता के लिए जानना बहुत जरूरी है और इसे आपको भी जानना भी बहुत जरूरी होगा। इसके अलावा हम ये भी बताएंगे कि किस नेता के जनसभाओं ने राजस्थान में माहौल बनवाया और किस पार्टी के मुद्दों ने चुनावी जमीन तैयार की। और राजस्थान की नई सरकार बनने के लिए सियासतदानों का युद्ध क्षेत्र अब पूरी तरह से सज गया है। लेकिन इस युद्ध का नतीजा ये सियासतदान नहीं बल्कि इस रजवाड़ी राज्य की जनता करेगी, जो इस युद्ध में सबसे अहम योद्धा है और जो इसी जनता के लिए लड़ा जा रहा है। 25 नवंबर को प्रदेश भर के 52,122 मतदान केंद्रों पर 11 घंटे मतदान है। सबसे पहले साल 2008 से 2013 और 2018 में हुए चुनावों में मतदान का समय सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक रहा। ऐसा माना जा रहा है कि चुनाव आयोग के इस फैसले से वोटिंग प्रतिशत में भी इजाफा हो सकता है, जो लोकतंत्र के लिए तो अच्छा है ही, साथ ही राजनीतिक दलों के लिए भी एक अच्छा संकेत है। चुनाव आयोग ने मतदान के घंटे बढ़ाने का फैसला दरअसल वोटिंग का प्रतिशत बढ़ाने के लिए एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। दरअसल इस विधानसभा में वोटिंग का प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन से जुड़ी टीमें पोलिंग बूथों का एक विश्लेषण किया गया था, जिसमें सामने आया था कि 22,000 बूथ ऐसे हैं जिन पर पिछले चुनावों में 65% से भी कम वोटिंग प्रतिशत रहा। इन बूथों पर कम मतदान के कई कारण सामने आए थे, जिसमें सबसे बड़ा कारण था शहरी इलाकों के वोटर्स चुनावों को लेकर जरा भी एक्टिव नहीं है। वो इसके प्रति उदासीनता दिख रही है, यानी उन्हें चुनाव या वोटिंग से कोई लेना देना नहीं है। वो चुनाव डालने के काम को एक बहुत बड़े काम से जोड़ कर देते हैं, जिसमें उन्हें आलस आता है। अब ऐसे में इस तरह का ट्रेंड कैसे बदला जाए, इसके लिए निर्वाचन से जुड़ी टीमों ने लगातार ऐसे लोगों से जनसंपर्क किया और उन्हें मतदान के लिए जागरूक किया। दरअसल चुनाव आयोग ने अपने और जनता के लिए एक टारगेट सेट किया और वो है इस बार मतदान को 75% से ऊपर लेकर जाना। इतिहास में जाएं तो पता चलेगा कि 1998 के विधानसभा चुनाव में 58.87%, 2003 में 64.21%, 2008 के चुनाव में 65.30%, 2013 में 74.44% और 2018 के विधानसभा चुनाव में 74.67% मतदान हुआ। अब इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी शुरू कर दी गई है। यहाँ आपको चुनाव से जुड़ी हर एक डेटा की जानकारी भी पता होनी चाहिए, जो हम आपको लेकर भी आए हैं और आपको दिखा भी रहे हैं। राजस्थान में 199 सीटों पर मतदान के लिए 52,122 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। हर बूथ पर लगभग 1450 मतदाता हैं। कुल 5,27,91,544 जनरल वोटर्स हैं। इसमें 1,42,062 सर्विस वोटर्स हैं। चुनाव आयोग ने इस बार 80 साल या उससे बड़ी उम्र और दिव्यांग, जो कि 40% से ज्यादा है, उन्हें होम वोटिंग की सुविधा पहली बार दी थी, जो कि 21 नवंबर को खत्म हो चुकी है। इस बार के मतदान के लिए चुनाव आयोग ने 2,74,840 मतदान कर्मी तैनात किए हैं। मतदान पर निगरानी के लिए 6,247 सेक्टर अधिकारी लगाए गए हैं और वही सुरक्षा के लिए 1,02,290 पुलिस होमगार्ड जवान के अलावा RAC और CAPF की 700 कंपनियों की तैनाती कर दी गई है। वहीं कुल 36,101 जगहों पर 51,507 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और इसमें 10,501 शहरी क्षेत्रों में और 41,006 ग्रामीण क्षेत्र में लगाए गए हैं। 65,227 बैलेट यूनिट, 62,372 कंट्रोल यूनिट और 64,580
वीवीपैट मशीनों का उपयोग मतदान में किया जाएगा। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 3 फ्लाइंग स्क्वाड हैं, 3 एसएटी दल तैनात किए गए हैं। ये तो हुआ चुनाव आयोग का काम। अब आपको पुलिस और प्रशासन के इंतजाम बताते हैं। चुनाव के लिए राजस्थान पुलिस ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील इलाकों और उनमें रहने वाले वोटर्स की पहचान की है। अब इन क्षेत्रों के मतदाताओं को प्रभावित करने वाले 11,655 संभावित लोगों की पहचान की गई है और उन्हें चिन्हित किया गया है और उन्हें पाबंद करवा दिया गया है। स्थानीय पुलिस अधिकारियों के साथ साथ अब केंद्रीय अर्धसैनिक बल लगातार ऐसे इलाकों में फ्लैग मार्च कर रहे हैं और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी कर रहे हैं। इन क्षेत्रों में निगरानी और सूचना के लिए सीएलजी सदस्यों, ग्राम रक्षकों की भी सक्रिय किया गया है। इसके अलावा क्षेत्र में कानून व्यवस्था को बिगाड़ सकने वाले आपराधिक और असामाजिक तत्वों की लिस्ट बनाई गई है और उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। अब विधानसभा चुनाव औपचारिक घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता के अब तक ऐसे 2.51 लाख लोगों को वोट से पाबंद भी करवाया जा चुका है। इस दौरान ड्रग की तस्करी करने वाले 7 तस्करों को पिट एनडीपीएस एक्ट में, 7 आदतन अपराधियों को राजपासा यानी कि राजस्थान प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटी एक्ट में और 1 हार्डकोर अपराधी को एनएसए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में निरुद्ध भी करवाया गया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने 491 हथियार और साथ ही 989 धारदार हथियार अब तक जब्त किए हैं। वांटेड अपराधियों के खिलाफ जारी 65,000 से ज्यादा गिरफ्तारी वारंट्स का पिछले 6 सप्ताह में निस्तारण भी किया गया है। उन मामलों का निपटारा किया गया है। संवेदनशील पोलिंग बूथ पर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की एक हथियारबंद टुकड़ी को भी तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा इन बूथों पर लाइव वेबकास्टिंग का इंतजाम भी किया गया है, यानी जो भी इन बूथों पर होगा उसकी लाइव तस्वीरें पुलिस प्रशासन तक पहुंचती रहेंगी। यानी चुनाव आयोग से लेकर पुलिस प्रशासन तक जनता के उन सारी सुविधाओं के इंतजाम किए हैं जिससे वो निडर होकर, बेधड़क होकर वोट डालने के लिए घर से बाहर निकल सकते हैं। जब वो वोट डालने जाएं तो उन्हें किसी तरह का कोई डर ना सताए, किसी तरह की असुरक्षा जैसे हालात का सामना ना करना पड़े, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोगों पर किसी विशेष प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालने का दबाव बनाया जाता है, जिसके डर से लोग वोट देने भी नहीं जाते। अब ऐसे में पुलिस ने ये इंतजाम जनता के लिए काफी सहूलियत से दे सकते हैं। और वहीं मतदान के लिए किसी मतदाता के लिए आप सबसे जरूरी बात किसे मानते हैं? वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड या फिर कुछ और? लेकिन एक चीज ऐसी है जो एक मतदाता के लिए बहुत जरूरी है और वो है वोटिंग के लिए जागरूकता। जागरूकता की बात की तो वोटिंग के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होनी चाहिए, क्या क्या जरूरी दस्तावेज होने चाहिए, आज भी बहुत से लोगों को इस बात की पूरी जानकारी नहीं है। तो आज हम इसी की जानकारी का फुल पैकेज आपके लिए लेकर आए हैं। मतदान से संबंधित कुछ जरूरी सवालों के जवाब हम यहां जानेंगे। हर भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा है उसे मतदान करने का अधिकार है। देश के नागरिक को यह अधिकार भारत का संविधान देता है और हर भारतीय नागरिक को हर 5 साल में अपने देश प्रदेश के साथ ही नगर निकाय और पंचायत के प्रतिनिधियों को चुनने का हक है। मतदान करना हर उस नागरिक का मौलिक कर्तव्य भी है जिसकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा है। आज अगर देश के किसी इलाके में 60% मतदान हो जाता है तो चुनाव आयोग से बड़ी उपलब्धि मानता है। यहाँ सबसे पहला सवाल है कि क्या वोट डालने के लिए वोटर आई कार्ड अनिवार्य होता है? तो इसका जवाब है हाँ। भारत का संविधान हर उस नागरिक को मतदान का अधिकार देता है जिसकी उम्र 18 साल हो चुकी है या 18 साल से ऊपर है। वोट डालने के लिए आपको अपना वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना होता है और वोटर आई कार्ड बनवाना होगा। दूसरा सवाल ये है कि एक जगह पर एक वोट दे सकता है? तो इसका जवाब हाँ है। देश के हर व्यक्ति को एक चुनाव में एक बार वोट डालने का अधिकार मिलता है। जिस इलाके की मतदाता सूची में आपका नाम होगा, आप उसके निर्धारित बूथ पर ही वोट डाल सकते हैं। चुनाव आयोग हर मतदाता को एक खास निर्वाचन क्षेत्र में रजिस्टर्ड होने का अधिकार देता है। आप अपने स्थायी या अस्थायी निवास में भी हुए तो भी किसी एक की जगह पर वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकते हैं।
तीसरा सवाल, क्या वोटर्स की पहचान गुप्त होती है? तो इसका जवाब संविधान के आर्टिकल 21 में है, जिसके तहत हर मतदाता के पास ये अधिकार है कि वो बिना किसी जोर जबरदस्ती के, बिना किसी डर के, दबाव के बिना अपना मतदान कर सके। इसलिए मतदाता की पहचान को गुप्त रखना और उसे सुरक्षा मुहैया कराना निष्पक्ष निर्वाचन का एक अहम हिस्सा भी है। पहचान गुप्त रखने के अधिकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। अब अगला सवाल, किसी भी प्रत्याशी को वोट न देने का लेकर भारत में मतदाताओं को यह भी अधिकार है कि वो अपने मत किसी को भी ना दें। नोटा के जरिए इस बात का रिकॉर्ड भी रखा जाता है। नोटा के जरिए मतदाता चुनाव में उतने सभी प्रत्याशियों में किसी को भी नहीं चुनने अपने अधिकार का प्रयोग करता है। अब अगला सवाल है कि प्रवासी भारतीयों को वोटिंग करने को लेकर है कि क्या वो चुनाव में वोटिंग कर सकते हैं? तो उसका जवाब भी है हाँ। भारत का संविधान अप्रवासी भारतीयों को भी मतदान का अधिकार देता है। वो भी चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए ये जरूरी है कि वो खुद को चुनाव आयोग में रजिस्टर कराएं। वोट देने के अधिकार के साथ ही यहाँ पर चुनाव आयोग ने कुछ नियम भी बनाए हैं, जिसके तहत भले ही आप 18 साल से ज्यादा उम्र के हो, लेकिन फिर भी मतदान के दौरान आपको रोका जा सकता है। इसके कई कारण भी हो सकते हैं। इसका आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होना हो सकता है या कुछ और। इसके अलावा जेल में बंद होने या सजा होने पर भी आप वोट नहीं डाल सकते। अगर किसी व्यक्ति के चुनाव क्षेत्र में आने से कानून व्यवस्था खराब होने की खबर मिलती है तो उसे हालात में भी ऐसे व्यक्ति को वोट डालने से रोका जा सकता है। हर वोटर के पास जो चुनाव से पहले जो पर्ची पहुंचती है, उसमें वोटर का पोलिंग बूथ लिखकर आता है, जहां पर जाकर ही आप वोट डाल सकते हैं। ये बूथ आपके आसपास की कोई सरकारी या निजी इमारत भी हो सकती है। आमतौर पर भारत में चुनाव आयोग स्कूलों में ही मतदान केंद्र बनाता है। मतदान केंद्र में दिव्यांग लोगों के पोलिंग बूथ तक पहुंचने का इंतजाम भी किया जाता है। वहीं सेना, सुरक्षा बलों या चुनाव ड्यूटी में लगाए गए कर्मचारियों को अपने मतदान केंद्र पर जाने की जरूरत नहीं होती। वे अपने वर्किंग प्लेस से ही बैलेट पेपर पर वोट डाल सकते हैं। राजस्थान में चुनाव प्रचार थमने के बाद सिर्फ प्रत्याशी अब सिर्फ घर घर जाकर वोट मांगते दिखे। लेकिन राजस्थान विधानसभा चुनाव में इस बार कई मुद्दों से जनता रूबरू हुई। भले ही वो असल चुनावी मुद्दे हो या नहीं, बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी ने तमाम बड़ी बड़ी सभाएं करके बड़े बड़े जनता को मुद्दे बताए। चाहे वो लाल डायरी हो, अडानी मामला हो या अपराध हो, बीजेपी हो या कांग्रेस, एक दूसरे पर आरोप लगाने में कोई भी पार्टी पीछे नहीं रही। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा ने पूरे जोरों शोरों के साथ प्रचार किया। बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रचार किया। जबकि कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अलावा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, सांसद राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मैदान संभाला। पूरे चुनाव में दोनों पार्टियों के बड़े नेताओं ने लगभग 150 से अधिक जनसभाएं और रोड शो किए। पूरे चुनाव में पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, लाल डायरी, परिवारवाद को लेकर कांग्रेस को जमकर घेरा, तो राहुल गांधी ने अडानी, ओबीसी, जाति जनगणना का मुद्दा उठा लिया और कांग्रेस की राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाया गया। अब ऐसे में सवाल उठता है कि इतनी बड़ी संख्या में हुई जनसभाओं और उन मुद्दों को असर जनता पर कितना पड़ता है? आखिर किस पार्टी को वो अपनी सरकार के लिए चुनेगी? यहां हम आपको ये दिखा रहे हैं कि किस पार्टी के किन नेताओं ने बड़ी बड़ी जनसभाएं की, बड़े बड़े मुद्दे दिखाए, बड़े वादे किए। आखिर वो कितने प्रभावी रहने वाले हैं, इसके लिए आप ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान के प्रचार अभियान में बड़े बड़े नेताओं के चेहरे दिखे। गुलाबी सर्दी की नरम धूप में, रात की कड़कती ठंड में ये नेता पार्टी को जिताने के लिए खुद को झोंकते हुए नजर आए। चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, हर किसी ने अपनी पार्टी को मजबूती देने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कोई भी सीट हो, कोई भी जिला हो, ये नेता वहाँ अपनी मौजूदगी दर्ज करा लेते हैं। जनता से बात करते, विरोधी पार्टी के खिलाफ माहौल बनाते और जनता से सरकार बनाने की अपील करते। बीजेपी ने एक तरफ कांग्रेस को लाल डायरी, पेपर लीक, भ्रष्टाचार,
बढ़ते अपराध को लेकर घेरा और मोदी की गारंटियों को जोर शोर से उठाया, तो कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। भाजपा पर महंगाई, ईडी, सीबीआई समेत कई मुद्दों की झड़ी लगाकर उसे कटघरे में खड़ा कर दिया। आपको बता दें कि बीजेपी के मुद्दों में 450 में सिलेंडर, पेपर लीक, लाल डायरी, महिला अपराध, कन्हैया लाल हत्याकांड, बढ़ते अपराध, सांप्रदायिक दंगे, भ्रष्टाचार, राम मंदिर, 3 दिवाली जैसे मुद्दे उठाए। तो वहीं कांग्रेस ने 400 रुपए का एलपीजी सिलेंडर, 7 गारंटियां, महंगाई राहत कैंप, जातिगत जनगणना, ईडी, सीबीआई, आईटी रेड, ईआरसीपी, अडानी मामला, उद्योगपतियों पर वार, महंगाई, जीएसटी, बीजेपी का सीएम चेहरा, मणिपुर हिंसा समेत कई मुद्दों पर बीजेपी को आड़े हाथों लिया। बीजेपी ने अपनी हर सभा में नारा दिया है कि जहां कांग्रेस से उम्मीदें खत्म होती हैं, वहां मोदी की गारंटी शुरू होती है। तो कांग्रेस ने प्रदेश में कराए गए कामों को गिनाया। बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेताओं की कुल मिलाकर लगभग 150 सभाएं और रोड शो हुए। इनमें प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जैसे बड़े नेताओं की जनसभाएं शामिल है। इस चुनाव प्रचार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूरे राजस्थान में 16 जनसभाएं और रोड शो हुए। अमित शाह की 25, राजनाथ सिंह की 8, जेपी नड्डा की 18 सभा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की 18 सभाएं, पुष्कर सिंह धामी की 3 सभाएं, राहुल गांधी की 5 दिनों में 12 सभाएं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की 3 दिन में 6 सभाएं, प्रियंका गांधी की 4 दिन में 6 सभाएं हुई। इतनी बड़ी संख्या में हुई जनसभाओं में दोनों पार्टियों की तरफ से एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार हुए। तीखे शब्दबाण छोड़े गए। कोई राजनीतिक मर्यादा भूला तो किसी को चुनाव आयोग का नोटिस तक मिल गया। ताबड़तोड़ प्रचार के बाद जब ये दौर थमा, तब जाकर इन नेताओं ने ठहराव लेकर थोड़ी राहत की सांस ली। लेकिन अभी भी धड़कनों की धक धक उतनी ही तेज है कि आखिर जनता उन्हें चुनेगी या नहीं। जनता को जो नजरिया उन्होंने दिखाने की कोशिश की है, उस नजर से वोटर्स देखेंगे या नहीं। बहरहाल इन सब से जनता पर कितना असर पड़ेगा या जनता ने इन सबको कितना सीरियस लिया है, ये तो 3 दिसंबर के दिन ही पता चल पाएगा, जब वोटों के पिटारे से नई सरकार की खबर निकलेगी। बाकी जनता ने तो अपनी तैयारी कर ली है कि इस बार आखिर किसके हाथों में प्रदेश की कमान सौंपनी है, किसे अपना विधायक चुनना है, किसी बाहर का रास्ता दिखाना है और किसे अगले 5 साल फिर से इंतजार कराना है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क। और जनतंत्र की इस कड़ी में आपने देखा कि राजस्थान के सियासी गलियारों की वो बातें जो चुनाव की अंदरूनी तस्वीर रही। अब इन सियासी मुद्दों का जनता पर कितना असर पड़ेगा, ये तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा।